हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला में जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आज सभी क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो देखो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला दो भागों में है। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन ना। तो स्वर हमारे दो होते हैं। पहला होता है हास्य स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक। और अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। एक होता है संयुक्त व्यंजन, फिर होता है आगत व्यंजन, और एक हमारा होता है द्विगुण व्यंजन। तो ठीक है दोस्तों, हम एक एक करके समझेंगे। तो इसमें जितने भी वनडे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन हमारे एक वीडियो से आप लोग हल कर लोगे। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। तो दोस्तों, स्वर हमारा दो होता है, हास्य और दीर्घ। हास्य का मतलब होता है छोटा, ठीक है, जिसको बोलने में कम समय लगे। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं तो आ बोलने में कम समय लगा, आ बोलने में ज्यादा लगा। ई ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ। ठीक। तो ये सभी हमारे हैं स्वर। तो हास्य में हमारे हिंदी में 4 होते हैं, और दीर्घ में हिंदी में हमारे कितने होते हैं? ये हमारे होते हैं 3 3 6 2 8। तो 8 और 4 मिलकर होता है 12। ठीक। तो दोस्तों, हम एक री वाला इसको छोटा लेते हैं। ये हमारा हास्य और दीर्घ दोनों होते हैं ना। तो ये वाला री, इसको हम हास्य में लेते हैं, मतलब छोटा स्वर। तो दीर्घ में हमारे होते हैं 7 होते हैं, और हास्य में होते हैं 4। तो 7 और 4 मिलकर टोटल हमारा हुआ 11। अब इसके अलावा हमारे 2 बचते हैं। एक बचता है हमारा अंग, और दूसरा बचता है अह। तो अंग और अह को लिखा गया किसमें? ये हमारे होते हैं अयोगवाह। ठीक। अयोगवाह का मतलब है कि ये हमारे दोनों स्वर में नहीं आते हैं, ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है। ठीक। इन दोनों को अलग से गिना जाता है अयोगवाह में, अंग और अह। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि हास्य और दीर्घ बताइए, तो हास्य में आप यही चारों बताएंगे, और दीर्घ में ये 7 बताएंगे। अगर ये 2 व्यंजन कहीं आते हैं, अंग और अह, तो उसको आप गिनोगे अयोगवाह में। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा स्वर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन की कुल संख्या होती है 41। ठीक। और स्वरों व्यंजन की कुल संख्या होती है 41। तो चलिए हम देखते हैं। क ख ग घ च छ छ य ट ट ड़ त थ न प प म य र ल व स ग स स छ त ज्ञ। तो स्पर्श व्यंजन में हमारे टोटल आते हैं 25 वर्ण। ठीक। तो ये 25 वर्ण हैं, ये हमारे आएंगे स्पर्श व्यंजन में। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 5 5 10 15 20 25। तो स्पर्श व्यंजन में हमारे आते हैं 25 वर्ण। उसके बाद हमारा य र ल व, इसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक। य र ल व कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है स स स ह, स स स ह, ये बोला जाता है संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। संघर्षी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें संघर्ष या ऊष्मा निकलती है। जैसे श श श ह। तो देखो, हाथ लगाओ मुंह के पास तो गर्म हवा निकलेगी इनको बोलने पर। तो स स स ह, ये हमारे कैसे व्यंजन हैं? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में हमारा कितना आता है? संयुक्त व्यंजन में हमारा 4 आता है। कौन कौन सा? छ, त्र, ज्ञ, एक होता है स्र। ठीक। एक होता है स्र। तो स्र मतलब आधा श, आधा र और अ, ये तीनों मिलकर बनते हैं हमारे स्र। तो जैसे संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि वो व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छ से छतरी है, तो ये क, छ और अ 3 व्यंजनों के योग से मिलकर बना है।
त्र से त्रिशूल है, तो आधा त, आधा र और अ, ये 3 व्यंजन से मिलकर बना है। ज्ञ से ज्ञानी है, तो आधा ज, य और अ, ये 3 से मिलकर बना है। श्र से श्रमिक है, तो श, र और अ, ये 3 व्यंजनों के योग से मिलकर बना है। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि वो व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद 2 आपके होते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में ज और फ, ज और फ, ज नहीं ज ऐसे बोल रहा है ना, ज और फ, तो ये होते हैं हमारे आगत व्यंजन। और इसके अलावा 2 व्यंजन हमारे और होते हैं, इनको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन, ड़ और ढ। ठीक, तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन हुए 25, अंतस्थ व्यंजन हमारे हुए 4, संघर्षी या उष् व्यंजन हो गए 4, संयुक्त व्यंजन हो गया 4, आगत व्यंजन हो गया 2 और द्विगुण व्यंजन हो गया 2। तो अगर दोनों सबको मिलाएं तो हमारा कुल कितना होगा? 25 4 29 4 33 4 37 1 38 39 40 41। तो व्यंजन में हमारे स्पर्श व्यंजन 25 हुए, अंतस्थ व्यंजन 4 होंगे या अलावा, संघर्षी या उष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, स स स ह, और संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, छत्र ज्ञ स्र, और 2 होते हैं आगत व्यंजन और 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक, तो अगर सबको मिला दिया जाए तो व्यंजन की संख्या होती है 41 और स्वरों की संख्या होती है 11। तो 11 और 41 मिलाकर टोटल हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 52। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है कुल 52 अक्षर होते हैं। अब इसमें से दोस्तों एक प्रश्न और आता है, जैसे आपसे पूछेगा अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, उसके बाद आपसे पूछता है अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। ठीक ना, तो चलिए हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो दोस्तों आपके व्यंजन हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक ना। अब इसमें से अल्प प्राण का मतलब ये होता है जिसको बोलने में कम समय लगे, और महाप्राण का मतलब होता है जिसको बोलने में अधिक समय लगे। ठीक, जैसे हमने बोला क ख ग घ अंग, ऐसे क ख, क बोलने में कम समय लगा, ख बोलने में अधिक समय लगा, ग कम समय लगा, घ अधिक समय लगा, अंग अधिक समय लगा, है ना। च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण त थ। तो अगर हम देखें तो अल्प प्राण का मतलब है कि जो पहला वर्ण है, जैसे क च ट त प, ये हमारा आता है अल्प प्राण में। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है ये आता है महाप्राण में। ठीक, जिसको बोलने में अधिक समय लग रहा है वो महाप्राण। अब अगला देखेंगे, ये हमारा आता है अल्प प्राण में, यानी ग ज ड द ब, ये हमारा आता है अल्प प्राण में, क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ना समझ में आए तो आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लीजिए, ट्राई मारिए। जिसको बोलने में कम समय लगा वो अल्प प्राण व्यंजन, और जिसको बोलने में अधिक समय लगा वो महाप्राण व्यंजन। तो जैसे हम देखेंगे कि पहला वर्ग कचर तप, इसको बोलने में कम समय लग रहा है, मतलब ये है अल्प प्राण। ख छ ठ थ फ, इसको बोलने में अधिक समय लग रहा है, मतलब ये महाप्राण। उसके बाद अगला देखेंगे ग ज ड द ब, इसको बोलने में कम समय लग रहा है, मतलब अल्प प्राण। फिर अगला वाला है महाप्राण। तो अगर देखा जाए तो पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें जो वर्ण होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा वर्ग जो वर्ण जो होता है वही होता है महाप्राण। तो दोस्तों अगर कभी आपसे पूछे कि बताओ द से दवाद अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो हम इसको बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। त थ द, त थ द ध, यानी द बोलने में कम समय लग रहा है, मतलब द कैसा वर्ण है? अल्प प्राण है।
उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए छ से छाता, ये कैसा वर्ण है, तो फिर से बोलो च छ। अधिक समय लग रहा है ना, मतलब कैसा वर्ण है, ये है महाप्राण। ठीक, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो अल्प प्राण का मतलब होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है, और महाप्राण का मतलब होता है जिसको बोलने में अधिक समय लगता है, वही होता है महाप्राण व्यंजन। इसके अलावा दो हमारे और बचते हैं, अघोष और घोष। अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। तो अघोष का मतलब होता है कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन कैसा होता है, घोष होता है। कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग यानी क च ट त प ये कैसे हैं, अघोष होते हैं। और छ ज ठ थ फ ये कैसे वर्ण है, हमारे घोष वर्ण है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है या आपके पेपर में आता है कि अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन की पहचान करनी है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कैसा होता है, घोष होता है। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। अब थोड़ा सा और में हम क्या देखेंगे कि जैसे हमारे होते हैं, जैसे हमारा होता है अघोष में होता है स, श और स। ठीक, स, ये कैसे हैं, ये तीनों हमारे अघोष होते हैं। ठीक, और बाकी जो आपका बचता है, जैसे बचता है य, र, ल, व, ह। ठीक, तो ये कैसे हैं, ये हमारे घोष में आते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने मित्रों को भी भेजिए, ताकि उनका भी अगर कोई वनडे या एसएससी या बैंक या रेलवे या पुलिस या दरोगा कोई भी एग्जाम हो तो वो आसानी से क्रैक कर ले। उनको हिंदी वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आसानी से कर सकते हैं।